की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं हिमानी कटारिया और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबर देश से। आज हम चर्चा करेंगे आखिर 370 पर बदलाव के 3 साल को लेकर। दरअसल 5 अगस्त 2019 को यानी आज से ठीक 3 साल पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था, जिसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। हालांकि अब 370 हटाने के बाद कश्मीर में काफी बदलाव देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर से दहशत का माहौल अब खत्म हो चुका है, अलगाववाद का दौर खत्म हो चुका है। साथ ही सरकार का यह भी दावा है कि अब बंद का आह्वान नहीं होता है। पिछले 3 सालों में पत्थरबाजी बिल्कुल गायब हो गई है। तो ऐसे में जानते हैं कि धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर कितना बदल गया है और कश्मीर में क्या नया हो रहा है, और बदलाव के इस राह में कौन कौन सी चुनौतियां अभी बाकी हैं, कितनी बदली घाटी की फिजा और कितना लगा सरकार की उम्मीदों को झटका। ये तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे। लेकिन जिस वक्त यह घोषणा की गई थी तो हर कोई हक्का बक्का रह गया था। किसी ने भी नहीं सोचा था आर्टिकल 370 हटाया जाएगा। ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक को इसमें हम देते हैं, क्रेडिट देते हैं कि पुलिस सिक्योरिटी फोर्स मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर जो माहौल बनाया है पिछले 3 साल में, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 साल में पुलिस सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग में कोई सिविलियन नहीं मरा है। उससे पहले बहुत मरता था लॉ ऑर्डर में, और सिक्योरिटी फोर्स के लॉ ऑर्डर में कोई किसी को लॉस नहीं हुआ है। और हम लोग जहाँ देखते हैं कि पहले फ्रीक्वेंटली हड़ताल होता था, ये दुकान बंद होता, मार्केट, बच्चे सफ़र करते, स्कूल कॉलेज बंद होता था, वो सारे बंद हो गया है। हुर्रियत वाले की कॉल बंद होता था, ये सारे बंद हो गया है। जो फ्यूनरल होता था टेररिस्ट मरने के बाद, उसमें हजारों में लोग आते थे, पूरा वो बंद हो गया। उससे रेडिकलाइजेशन बंद हो गया, जो ग्लोरिफिकेशन था टेररिस्ट का बंद हो गया है। इनकाउंटर साइट पर जो स्टोन पेल्टिंग होता था, जिसमें कि कोलेटरल डैमेज होता था, ये सारे इंसिडेंट बंद हो गया। इससे एक अच्छा माहौल बन रहा है। इसमें पब्लिक आवाम को, टेररिस्ट को और पाकिस्तान का मंशा को समझना चाहिए। इसी ढंग से सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग देना चाहिए कि शांति बनाए रहे। आज से 1 साल पहले टेररिस्ट बहुत चैलेंज था, लेकिन अब हेड टेररिस्ट हमारे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, इनकाउंटर करते हैं। अब कोई चैलेंज नहीं रहा है। तो आपने खुद सुना कि आखिर कितनी बदली है घाटी की फिजा। और इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अभिजीत जसरोटिया जुड़े हैं, साथ ही प्रवक्ता नेशनल कांग्रेस की जुड़ी हुई हैं निलोफर मसूदी। इसके साथ वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पहला सवाल मेरा यही है कि आखिर 3 साल बाद कितना बदलाव हुआ है, घाटी की फिजा में कितना बदलाव देखा गया है, और क्या जमीनी स्तर तक जो दावे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। पहला सवाल मेरा बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया से है। जी देखिए, अगर आप पिछले 3 साल का मुझसे अगर पूछेंगी तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँ कि 3 साल से जो सबसे पहले हमें निजात मिली है वो एक करप्शन से साथ मिली है। और जहाँ पर जो आज तक की 50-60 साल के जो खड्डे करप्शन के कारण यहाँ पर हक से हक छीना जाता था, वो अब बंद हो चुका है। जहाँ पर आज से 3 साल पहले सिर्फ 6 किलोमीटर की रोड चलती थी, आज 20 किलोमीटर की रोड चल रही है, 6.5 कर चुका है। और सबसे बड़ी बात, हर एक तबके को अगर आप देखें, किसानों को भी अगर आप देखें, तो आज जम्मू कश्मीर का किसान पंजाब और हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा खुशहाल किसान है। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट, जिसको लेकर हाय तौबा मचा रही है ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टियां, इसको भी मैं इनको एक आंकड़ा दे दूं, 29,806 की एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 29,806 की वो पक्की नौकरियां जो उनको दी गई। आज से पहले जो नौकरियां दी जाती थी वो केवल और केवल एक छलावा था। 2,500 रुपए के वेतन पे रैबरेज
और पता नहीं कौन कौन से रहबरे पे उन्होंने लोग लगाए जो 20-20 साल तक नौकरियां करते रहे और 2,500 से ऊपर उनको वेतन नहीं मिला। एसपीओ बेचारे 2,000-2,500 के ऊपर नौकरी के ऊपर रहे वहां पर। किस तरह से उन्होंने 20-20 साल अपने परिवार का पेट पाला होगा, ये दुख दर्द कभी आप उनसे पूछेगा तो उनके आंसू नहीं थमेंगे। ठीक है, देखिए जब सरकार ने फैसला सुनाया था तो सबसे बड़ा जो सवाल था और जिससे हर कोई परेशान था वो था वहां का आतंकवाद और हिंसा। ऐसे में उस पर कितनी लगाम लगती हुई नजर आ रही है, जल्द से जल्द बताइए। उसके साथ इसी सवाल के साथ हम नीलोफर जी का भी रुख करेंगे। देखिए, अगर आप बात करेंगे सबसे बड़ी कि किस तरह से आज आप स्टोन पेल्टिंग के केसेस जो बिल्कुल 0% पे आ गए हैं और इवन जो टेररिस्ट एनकाउंटर हुआ करते थे वो भी आज नियर अबाउट सभी के सभी टेररिस्ट खत्म कर दिए। पहले आपको याद होगा कहीं पर आप किसी एरिया का एरिया कमांडर, कंपनी कमांडर और पता नहीं कौन कौन से कमांडर घूमा करते थे, सबके सब मौत की घाट उतार दिए गए। हाँ, अब जो बीच में थोड़ी बहुत ही टारगेटेड किलिंग होती है उसके ऊपर भी नियर अबाउट अब लगाम कसती गई है, लेकिन ये जो टेररिस्ट रिलेटिंग इंसिडेंट्स और स्टोन पेल्टिंग है ये 0 के ऊपर आ गई। ठीक है, तो चलिए रुक करेंगे नीलोफर जी का। नीलोफर जी, बीजेपी प्रवक्ता जी का कहना है कि जो घटनाएं पहले देखी जाती थी, चाहे पत्थरबाजी की हो या तमाम आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं हैं, उनमें काफी कमी आई है इस 370 हटाने के बाद। आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या कुछ राय है, आप रख सकती हैं। आपका क्या कुछ कहना है आप? देखिए मैडम, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं, पहले ही 370 का मिलिटेंसी को हटाने में कोई हाथ ही नहीं है जी। उस वक्त जो ये लॉ एंड ऑर्डर था सेम उसी तरीके से आज भी चल रहा है, तो जिन दिनों वो था। तो ये कहना कि 370 को हटा दिया तो फिर मिलिटेंसी जो है या जितने भी यहाँ पर ऐसे वाकआत होते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इस चीज को हम 370 को उसके साथ ना जोड़े तो अच्छी बात होगी, क्योंकि पहले भी हमारे फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पावर्स थे और अब भी वही पावर्स है। 370 हटाने के बाद कोई स्पेशल पावर्स उनको नहीं दिए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, देख लीजिए जो आज का दिन है, हम आज का दिन एज ए डे ऑफ डिसीट के तौर पर याद करते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया था, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया, वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करके कर दिया गया। अब अगर ये प्रोग्रेस की बात करते हैं, देखिए कौन सी प्रोग्रेस, किस किस्म की प्रोग्रेस? ये प्रोग्रेस इस चीज को कहते हैं कि करप्शन खत्म हो गया। कौन सा करप्शन खत्म हो गया? आप देख लीजिए, आए दिनों जो भी लिस्ट आ रहा है, एसआई का लिस्ट आ रहा है, क्या उसमें करप्शन नहीं हुआ? तो 370 के बाद वो लिस्ट आया हुआ है, वो कॉश कर दिया गया। एसए का लिस्ट तो आप कहना चाहती हैं जैसा 370 से पहले था नीलोफर जी, वही स्थिति अभी भी बनी हुई है? बिल्कुल वही स्थिति वही बनी हुई है, बल्कि उससे बदतर हो गई है। आज कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी आतंकवाद जो आए दिन खबरें आती थी उसमें कोई कमी नहीं आई है 3 साल बाद भी। कितने डिबेट किए, देखिए आपके ही माध्यम से हमने कितने डिबेट किए जहां पर टारगेट किलिंग हुई, एक नए सिरे से पलायन करने की कोशिश की गई। माइग्रेंट्स को ये कहकर ललचाया गया कि आप 370 इम्पेडिमेंट है, हम आपको वापस लाएंगे, और बदकिस्मती से आप देख लीजिए चुन चुन कर लोगों को मार दिया जाता है। और फिर एक्सोडस जो लास्ट टाइम आपने देखोगे किस तरीके से पंडित बरादरी से लोग वापस भाग गए। तो इस चीज को आप प्रोग्रेस कहते हैं, इस चीज को आप पीस कहते हैं। पीस किसका नाम है? 370 तो मुझे नहीं लगता कहीं आगे जो प्रोजेक्ट पहले स्टार्ट किए गए थे उनके रिबन्स काटे जाते हैं, ये कहकर देखिए हमने ये कर दिया। कोई ऐसी चीज है? आप अनएम्प्लॉयमेंट को देख लीजिए, 28% है आज, तो कहाँ से कहाँ आसमान छू रहा है। यहाँ का अनएजुकेटेड यूथ जो है वो हर परेशानी से जूझ रहा है। यहाँ तक कि यहाँ आम शहरी, आप छोटी से छोटी चीज ले लीजिए या बड़ी से बड़ी चीज ले लीजिए, कभी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए एक नीलोफर जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास जो जानकारी मिली है उसमें यही सामने आया है कि जब से 370 हटाया गया है, जिस तरह से नागरिकों की वहां पर मौत होती थी उसमें कमी आई है। ये पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट है। आपसे फिर से आपकी ओर रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सोहेल काजमी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस बदलाव के लिए। देखिए आर्टिकल 370, 355 नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को का एक मैनिफेस्टो में दर्ज होना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को, पॉपुलेशन को आर्टिकल 370, 355 का ना फायदा था ना है, और ना ही वो डिस्कस करते हैं। जहां तक मैं क्रॉस सेक्शन
लोगों से मिलता हूं। हाँ, जी। 3 साल से उम्मीद ये थी कि हम यूनियन टेरिटरी में आए हैं, एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बननी चाहिए थी और उसके लिए काम होना चाहिए था। कुछ काम नहीं हुआ, उसको हम उस पर चर्चा करेंगे कि लोगों की उम्मीदें ज्यादा थी और कोविड या कुछ और चीजों की वजह से वो काम नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं, करप्शन की जो आलम था, आप कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कि वहां के मिनिस्टर्स जो रहे प्रीवियस रिजीम्स में, जो R&B मिनिस्टर थे, पुलों के पैसे, सड़कों के पैसे, ये मैं नहीं बोलता हूं, जो चीफ इंजीनियर्स मुझे बताते हैं वो उनकी कोठियों पे लगे और सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर वही रहा। और जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात मेरी बहन कर रही है कि ये दो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस आए, लेकिन दोनों लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रद्द कर दिए और फ्रेश रिक्रूटमेंट की ऑर्डर्स दिए हैं। लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले भी बहुत पॉपुलर गवर्नमेंट्स में ऐसी धांधलियां होती थी, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंसिल नहीं होता था। और बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का चलन जो था जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से, वो बहुत ज्यादा था। और जो डिजर्विंग बच्चे होते थे या अनडिजर्विंग लोग होते थे, वो जे.एंड.के बैंक और जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस है उनमें बैकडोर अपॉइंटमेंट से लगते थे। तो एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होगा, हुआ भी है और आगे भी होगा। और जो ट्रू एस्पायरेंट्स हैं उनको जॉब्स मिलेंगी, जितनी भी जॉब्स यहां आएंगी। जहां तक फिजा का ताल्लुक है, हालात का ताल्लुक है, उसमें लोग भागीदार हैं। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि पीस प्रिवेल करे जम्मू कश्मीर में। और उसी का रीजन है कि 15-20 लाख इस वक्त जो टूरिस्ट कश्मीर में आया, वो पत्थरबाजी के डर से नहीं आता था या किसी और मुसीबत से नहीं आता था या बंद कॉल्स की वजह से नहीं आता था। वो 15-20 लाख जो टूरिस्ट आया और 3-4 लाख अमरनाथ यात्री जो यहाँ आए, और यहाँ एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग और मरकज दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जम्मू कश्मीर को इन दुविधाओं से बाहर निकालें। ठीक है, तो 370 हटने के बाद बदलाव तो देखा गया है। आपने खुद बताई चीजें कि बहुत कुछ बदलाव में आया है, या इससे पहले भी यही सेम चीजें थी? बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूं। अब हमें ट्रेडिशनल नहीं, बिल्कुल नहीं थी, ऐसी चीजें नहीं थी। हमें एक मानसिकता, जो माइंड सेट है उसको चेंज करना है। हमें वही माइंड सेट है कि वैसे ही हुक्मरान हमें फिर रूल करते रहेंगे 10-20 साल और झूठे वादों पे और नारों पे जम्मू कश्मीर को चलाएंगे। वो माइंड सेट बदलने की कोशिश करेंगे, तभी जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। और ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हट के बात कीजिए आप एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देखिए नीलोफर जी के तमाम सवाल थे, उनके जवाब जान लेते हैं अभिजीत जसरोटिया से। उनका कहना है कि 370 हटने से पहले भी वही स्थिति थी और हटने के बाद भी वही स्थिति है, करप्शन भी वही है और आतंकवाद की घटनाएं भी हैं। इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने है, आप कोई नहीं देखना चाहता तो मैं क्या कह सकता हूं, उनको ये ना देखने से अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि टेररिज्म की बात कौन करेगा? जो टेररिस्ट के जन्मदाता वहां पर रहे हैं वो टेररिज्म की बात करेंगे। जिनके इतने बड़े लीडर अपने ही वर्कर्स को बोलते जाओ जाके पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आओ और हथियार उठाकर लाओ, वो बात करेंगे आज टेररिज्म की हमारे साथ। अनएम्प्लॉयमेंट की बात और करप्शन की बात कौन करेंगे? जिन्होंने अभी जैसे काजमी साहब ने कहा बैकडोर अपॉइंटमेंट कर यहाँ पर तो 2-3 ऐसे ऑफिसर थे जिनके मैं किसी टाइम आने पर खुलासा करूंगा, उन लोगों ने कभी पेपर ही नहीं दिया है। वो KS कैडर से अभी IAS कैडर में आने वाले, वो भी इन्हीं की मेहरबानी उससे हुआ। और जिन करप्शन की बात की आज कर रहे हैं वो सारे के सारे स्कैम्स अगर अभी पॉसिबल हो पा रहे हैं, वो नीलोफर जी आपसे जवाब लेंगे, एक बार सुन लेते हैं उनकी बात भी। सिस्टम के अंदर अभी भी घुसी हुई है वो सारी की सारी काली भेड़े, वो इन्हीं के टाइम की लगी हुई है। आज अगर कहीं पर करप्शन पकड़ी जाती तो पूरी के पूरी लिस्ट की क्रॉस कर दी जाती है ताकि हकदार को हक मिले। इसीलिए तो हम लोग आए हैं। ये बैकडोर पॉइंट वाला पीरियड आज खत्म हो चुका है। हाँ, इनको दुख जरूर होगा क्योंकि 370 के बाद जो परिवारवाद है वो खत्म हो गया। जो 370 की आड़ में ये अकाउंटेबिलिटी से बचते थे, जो लाखों करोड़ रुपया सेंटर से आता था मिल बांट कर, कुछ तो कांग्रेस की सरकार वहीं पर कट मार कर बेचती थी, बचा कुचा इनके चंद लीडर जो अपनी जेब में डाल लिया करते थे। 2 इनके लीडर्स की मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमारी बहन नीलोफर जानती होगी, जो आज से ठीक 20 साल पहले का काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन आज से 20 साल पहले अपने कांधे पर मीट बेचा करते थे और एक ही इनके बहुत बड़े मंत्री रहे हैं, वो दर्जी का काम किया करते, छोटा काम कोई नहीं होता। लेकिन आज वो करोड़ों अरबों के मालिक है। ये कौन सी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जादू की छड़ी थी, कितना पैसा इनके पास 10-20 साल में आ गया? ठीक है, बताइए नीलोफर जी क्या कहना चाहती हैं आप? अपनी बात रख सकती हैं। अभिजीत जी से मैं यही कहूंगी, बहुत आसान होता है टैग लगाना एंटी नेशनल का, क्योंकि जो ये आदत होगी है तो टैग लगाने की, इनको बता दीजिए आप तिथियों पर बात कीजिए, आप आंकड़ों पर बात कीजिए। असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आप किसी को भी मलाइन करेंगे तो हम मान लेंगे या देश पूरा मान लेगा। वो स्टिग MP है इस वक्त आप जिस पर उंगली उठा रहे हैं,
और मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की ही देन है, जिन्होंने कहा और ये करके दिखाया कि एक सोच जो आजाद हिंदुस्तान सेक्युलर हिंदुस्तान है उसके साथ जम्मू कश्मीर जुड़े, तो उस पर आप आज ये लगा रहे हैं कि वो एंटी नेशनल है। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, यहाँ जितनी डेवलपमेंट हुई, जिन सड़कों पर आप चलते हैं, जिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को आप देखते हैं, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो ऑटोनॉमस बॉडीज है, वो किसने बनाई, किसके दौर में वो बनी, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल, कितने ब्रिज से यहाँ बने, तो मिल बैठ कर किस सरकार ने खाया, किस हुकूमत ने खाया और किसने किया। आप तो बीजेपी में 2014 से है, अगर किसी ने करप्शन किया था उसको सामने लाते, भाई इन्होंने करप्शन किया हुआ है, वो दौर जो है आपका, ये मत आप कहिए कि इसने करप्शन किया उसने करप्शन किया। आप बताइए आपने क्या किया? आपने यहाँ के वासियों के एहसासों का कत्ल करके आप आगे बढ़ रहे, क्योंकि आपका मैनिफेस्टो कह रहा था, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई पूरे पार्लियामेंट में बैठकर, और आप ये हमें कह रहे हैं कि आप एंटी इंडियन, ये नेशनल है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं करता। वो क्या है अब मुझे बता दीजिए। हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर 371 है, 370 भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा था। अभी काजमी जी यहाँ कह रहे थे कि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, वो उसकी बात नहीं करते। किन लोगों से मिलते हैं, किनसे वो बात करते हैं? उन लोगों से ये मिलते हैं जो बात करते हैं, और उनके बच्चों को उठाकर इस यूटी से बाहर धकेल कर जेलों में रख दिया जाता है, या अगर कोई किसी जगह किसी जलसे में उसको दिखाकर किसी ने बात की, भाई आप जब 13 साल के आप जलसे में थे, उसको एक नोटिस भी नहीं देकर नौकरी से बाहर फेंक दिया जाता है। क्या यही हमारा आईन कहता है? जी अभी जी ये तमाम सवाल नीलोफर जी के। जी नीलोफर जी आपने अपनी बात रख दी है, अभिजीत जी से उनका सवाल जवाब जान लेते हैं। जी जैसा देश आपका है वैसा देश हमारा है। ठीक है नीलोफर जी। सबसे पहले तो देश की परवाह कौन करते हैं, वो भी थोड़े दिनों पहले ही मैंने इनके काफी कच्चे चिट्ठे पुराने निकाले, और किस जमहूरियत निजाम की बात करते हैं। एक तरफ तो बोलते हैं कि 5 सरपंच की इलेक्शन कराओ, देखिए बात 370 पर है, 370 पर ही रहने दीजिए। 3 साल बदल गए, काफी बदलाव आया कश्मीर की घाटी में, चर्चा इस पर है, चर्चा इसी पर लगातार बनी रही। मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का कितना इनको रिस्पेक्ट बताऊंगा, आईन की बात कर रहे हैं। अब ये बात इन्होंने आंकड़े मांगे, आंकड़े इनको दे देते हैं, आंकड़े भी। ठीक है नीलोफर जी, पहले आपने अपनी बात रखी नीलोफर जी, उनकी सुन लीजिए अभिजीत जी की। देखिए इनके कहने का मतलब अगर तरक्की है तो ये तरक्की पता नहीं कौन सी तरक्की थी। एक इंस्टीट्यूट बना यहाँ पर, वो बना सोहरा इंस्टीट्यूट, वो भी इन्होंने अपने कश्मीर में बनाया, हमारे जम्मू वालों को कुछ नहीं दिया। लेकिन जब हमारी सरकार आई या हमारा सिस्टम आया तो एक एम्स अगर जम्मू में खुला तो एक कश्मीर में भी खुला। जितने मेडिकल कॉलेजेस वहां बनाए गए इतने यहाँ भी बनाए गए। हम जम्मू और कश्मीर को हमेशा 2 आंखों की तरह देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह एक आंख से नहीं देखते हैं। इन्होंने किस तरह का किया, और ये बात करते हैं करप्शन की। अभी तो फारूक साहब ने अभी तो थोड़ी देर पहले ही उन पर जो निकल कर आया हुआ है 138 करोड़ रुपए का क्रिकेट स्कैम, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की गेंदें, छोटे छोटे बच्चों की बल्ले, छोटे छोटे बच्चों के पैड्स लेकर फारूक साहब निकल गए। अब वो बच्चे आपको बददुआएं दे रहे हैं, तो इसमें बीजेपी का क्या कसूर है? उस बच्चों की वजह से अगर आपसे हिसाब किताब हम कश्मीर के बच्चों का ले रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चों का हिसाब किताब ले रहे हैं, तो आप बोलते हैं जी हमें क्यों पूछ रहे हो? फिर आप बोलते हो जी के हम बिल्कुल पारदर्शिता, बच्चों की गेंदों का हिसाब किताब कौन देगा? नीलोफर जी उम्मीद करते हैं आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर मेरे भी कुछ सवाल हैं आपसे, वो भी जान लेते हैं। आपने कहा कि 370 से पहले भी वही स्थिति थी, अब भी वही स्थिति है। लगातार हम इस पर ही चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ 3 सालों में बदलाव देखा गया है। निवेश के लिहाज से देखा जाए तो कई कंपनियों के निवेश वहां पर किए गए हैं, साथ ही साथ रोजगार की स्थिति जो है वहां पर उसकी भी बढ़ोतरी हो रही है। अमित शाह खुद वहां पर गए थे, तमाम वादे वहां पर किए गए थे, और ऐसे में वहां पर तरक्की भी देखने को मिल रही है, और आप कह रही हैं कि वहां पर तरक्की नहीं हो रही है। तरक्की को आप किसी चीज से जोड़ते हैं? अभी आजमी जी कह रहे थे यहाँ पर, आजमी जो हमारे वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन अभिजीत भी जैसे है, वो कह रहे थे कि चूंकि नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल भी है। 2014 में भी अगर उनको याद होगा, 2014 से पहले 1 करोड़ सैलानी यहाँ पर आए हुए थे। तो इसका मतलब है कि फिर प्रोग्रेस, या हम नॉर्मलसी को उस चीज से जोड़ेंगे? नॉर्मलसी को हम नंबर ऑफ टूरिस्ट के साथ नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल जोड़ेंगे, हम नंबर ऑफ टूरिस्ट के साथ नहीं जोड़ सकते। अमरनाथ यात्रा में देख लीजिए, पुलिस टाइम पर हमेशा लाखों की तादाद में लोग आए हैं, किसी ने उनके साथ इंटरफेयर नहीं किया। अगर उस चीज को आप 370 के साथ जोड़ते, बड़े अफसोस की बात है। आप मुझे बता दीजिए, आपने एक सपना दिखाया ग्लोबली, 370 को खत्म करने के बाद हम यहाँ पर पंडित बरादरी को
स्पेस दे देंगे, उनको बाइज्जत घर लाएंगे, वो तो हुआ नहीं। आपने ये कहा 1 लाख से ज्यादा आप नौकरियां दे देंगे, वो तो हुआ नहीं। तो उसमें तो प्रयास चल रहा है ना, कार्य लगातार निलोफर जी, उसका जवाब नौकरी जी ऐसे प्रोजेक्ट को उल्टा आप ऐसे प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन कर रहे हैं जो ऑलरेडी मनमोहन सिंह के दौर में वो प्रोजेक्ट बने थे, तो ये जी। प्रोग्रेस दिखाते हैं आप। वो चीजें जो ऑलरेडी पाइपलाइन में थी वो राइट आपके टाइम पर हो रही है, या थोड़ा सा काम में पुष्टि करते तो उनके रिबन काट कर अभी कैसे ये डेवलपमेंट है? किस डेवलपमेंट तो तब होगी, प्रॉस्पेरिटी तब आएगी जब यहाँ के लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी वापस मिलेगी, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग वापस मिलेगी। किस जगह आपने वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिखाई है? जो बात करता है आर्टिकल 14 का कोई यहाँ नामो निशान नहीं है। आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी कहाँ पर है? देखिए 30 से ज्यादा लोग जो विशेष अधिकार कश्मीर को दिया गया था, 30 से ज्यादा लोगों ने वहां पर जमीन खरीद ली है। पहले ये उनका हक नहीं था, और ऐसे में अगर आतंकवादी और पत्थरबाजी की सबसे बड़ी घटनाएं जो वहां पर होती थी आए दिन, उसमें बेहद ज्यादा कमी आई है, या यूं मान लीजिए कि बहुत ही कम इस तरह की घटनाएं जो हैं पिछले 3 सालों से सामने आई हैं। तो क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? क्या ये वहां के लोगों के लिए राहत भरी सांस नहीं मानी जा सकती? वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं निलोफर जी, पहले उनसे जान लेते हैं और इसी सवाल के साथ आपके पास भी आएंगे। जी सोहेल काजमी जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी देखिए मेरी बहन मेरी बहन जो है वो बिल्कुल ठीक तरह डिफेंड कर रही है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, और दूसरा ये सीनियर एडवोकेट भी हैं, कानूनदान हैं, जानती हैं, तो उस तरह इनका हक है डिफेंड करना। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि गुड गवर्नेंस होती है और बैड गवर्नेंस होती है। पुल, सड़कें और ये सब चीजें तभी मुमकिन होती हैं जब मरकज से आपको, हमारी स्टेट का जो एनुअल बजट है वो 8,000 से 8,500 करोड़ था, और जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो तकरीबन आएंगे आपके पास 10 गुना ज्यादा आती हैं जम्मू, हर स्टेट में, जम्मू कश्मीर में भी आती थी। मैं अपनी बहन से ही पूछना चाहता हूं कि गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस में फर्क होता है। हुकूमतों का काम होता है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स को करवाना, एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम को चलाना, और अपनी सरकार का एक परफॉर्मेंस का प्रोग्रेस कार्ड जो है वो आगे बढ़ाना। तो सरकारों का काम ही यही रहता है कि वो अच्छी तरह काम करें, अच्छी तरह करें या बुरी तरह करें। तो ये पुल, सड़कें सब हर जमाने में बनती हैं, हर जमाने में बनती रही है। बख्शी साहब के टाइम भी बनी, गुलशाह साहब के टाइम पे भी बनी, पुल भी बने। वो तभी मुमकिन है जब पैसा दिल्ली से आता है, तो कोई घर से पैसा नहीं लगाता है किसी स्टेट में अपने घर से। तो ये बातें हम नहीं कर रहे। मैं ये कर रहा हूं कि गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस क्या होती है। जो ये केसेस विजिलेंस में रजिस्टर्ड हैं, ये एंटी करप्शन ब्यूरो में रजिस्टर्ड हैं कि जो मंत्री यहां रहे, कुछ वो उनके नौकर तक जनरल मैनेजर बन गए इंस्टीट्यूशंस के, बैंक्स में और बाकी चीजों में, और जो ट्रू एस्पायरेंट्स थे जो 90%, 98% वो रह जाते थे। SSRB, पब्लिक सर्विस कमीशन, J&K बैंक, ये सब आपके पॉलिटिकल पार्टीज के घर के ऑफिस थे जहां से आप रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाते थे। इस पे रोकथाम हुई है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे खुद ठीक है, यानी कि परफॉर्मेंस क्या होती है। समय बेहद कम है। छोटा सा कमेंट नीलोफर जी, उसके बाद हम चलेंगे अभिजीत के पास, अभिजीत जी के पास। जी नीलोफर जी, देखिए गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस का जो ताल्लुक है ये 370 के साथ नहीं है। 370 आपको कोई दिशा नहीं दे रहा था कि आप कैसे गवर्नेंस करेंगे। अगर आप इस चीज को गवर्नेंस कहते हैं, गुड गवर्नेंस कहते हैं, जहाँ पर आपकी ब्यूरोक्रेट्स आप पर रूल कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों को कहीं लगता ही नहीं है कि उनकी सुनवाई हो रही है, तो ये क्या गुड गवर्नेंस है? ये 370 को आप कैसे जोड़ सकते हैं? 370 तो कुछ और ठीक है, समय की कमी है नीलोफर जी। ठीक है, आपका कहना है कि गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस को 370 से नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय की कमी है नीलोफर जी, बहुत छोटे से। जी इसी सवाल के साथ अभिजीत जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी अभिजीत जी, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा, मुझे मेरी बात प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि ये जो आपने आज की डिबेट रखी है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 370 का फायदा किसको हुआ? तो सबसे बड़ी बात सुनिए, अपने ही देश में पिछले 50-60 साल से रेफ्यूजी बनकर जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए, जिनको इन्होंने कभी भी आज तक
वोट डालने का हक नहीं दिया, उनको उनका हक मिला थी 370 के कारण मिला। वाल्मीकि समाज, जिनको इन्हीं के एक चीफ मिनिस्टर वहां से उठाकर लाए थे पंजाब से अपनी गंदगी साफ करने के लिए, और ये छलावा देकर लाए थे कि हम आपको यहाँ के नागरिक बनाए दे, वो 30-40 साल की गंदगी साफ करते रहे। उनकी PhD की हुई बच्चियों सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में एक सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकती थी और कोई नहीं कर सकती थी। महिलाएं, अगर कोई बच्ची यहाँ से अगर अपनी जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती थी, वो अपने बाप की प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं रखती। ये तो निर्लोपर तो हमारी खुद एक बहन है, खुद एक महिला है, तो समझिए अगर किसी बच्ची की शादी यहाँ से बाहर हो गई और खुदा ना खास उसके साथ कुछ गलत हो जाता, देखिए, तो ये तमाम बदलाव थे। बिल्कुल 370 रखने के बाद, बिल्कुल अभिजीत जी, समय की कमी है, समय की कमी है, बेहद समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए। 370 से पहले क्या स्थिति थी, कश्मीर की फिजा और किस तरह से बदली है 370 हटने के बाद। ये 3 साल अब तक जिस तरह का रिकॉर्ड सामने आया है उसमें डेवलपमेंट कश्मीर में देखी गई है। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बात पर सवाल उठा रही है, हमारी चर्चा में भी लगातार यही सवाल उठते रहे कि 370 हटने से पहले भी वही स्थिति थी और 370 हटने के बाद भी वही स्थिति है। लेकिन सवाल यहां भी बरकरार है कि जो बदलाव देखे गए हैं, निवेश देखा गया है दूसरे देशों से कश्मीर में, और लगातार वहां पर जो है रोजगार की स्थिति बदल रही है, युवाओं की स्थिति वहां पर बदल रही है। 370 इसमें अपनी एक अहम भूमिका निभाता चला आ रहा है पिछले 3 साल से। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।